नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी। आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। आज हम हल करेंगे रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से गाइस हल करवाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते। ट्रिक के साथ हल करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है, देखो बहुत ज़्यादा यहाँ समझने की ज़रूरत होती है। रीजनिंग में हमेशा क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके बाद हल करना होता है। ओके, आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको आराम से। पहले देखो, यदि मीट MEAT को TEAM लिखा जाता है तो BALE को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, तो समझना ये होगा कि इस शब्द को ये लिखा गया है। ओके, और इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका पता करना पड़ेगा कि ये इससे ये कैसे बना। ओके, मीट से टीम कैसे बना। ओके, तो यहाँ आपको देखो, यहाँ मीट। ओके, आराम से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। MEAT है। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओके गई, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। ठीक, ओके, और यहाँ बन गया है TEAM। तो यहाँ देखो कि ये एम था वो लास्ट में चला गया पीछे सबसे। ओके, लेकिन 20 वाले शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और लास्ट में जो टी था वो फर्स्ट में आ गया। समझे ना, फर्स्ट का जो फर्स्ट जो शब्द था वो सबसे लास्ट चला गया और सबसे लास्ट था वो फर्स्ट आ गया। तो यहाँ हमने जो समझ लिया, हमारे समझ में आ गया कि ये किस तरीके से बना। तो यहाँ आप देखो, जो एम था वो लास्ट है और टी था वो फर्स्ट आ गया। इसका मतलब जो फर्स्ट था वो सबसे लास्ट गया और सबसे लास्ट था वो फर्स्ट में आ गया। तो हमें भी ऐसा का ऐसा इस शब्द में परिवर्तन करना है। BALE है। ओके, तो इसका क्या करना है कि ये जो है ना, ये सबसे लास्ट लिख देना है और ई है वो सबसे फर्स्ट लिख देना और 20 वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा EALB। किस ऑप्शन में है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि EALB वह इस तरीके से बना। ओके, तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि सबसे पहले इसको हल करने के कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी हल कर पाओगे अगर इस तरीके से आप करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझना है, उसके बाद आगे अगर ये जिस तरीके से बना है उसी तरीके से आपको ये भी बनाना है। बस लॉजिक होता है, अगर आप समझ लेते हो तो बहुत आसान होता है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा आप उसे आसानी से हल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन सुनिए, उस शब्द को सुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम किसी भी एग्जाम, स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, चाहे BSTC, आप BSTC की तैयारी कर रहे हो फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछा है कि इस शब्द से कौन से शब्द नहीं बनाया गया। यहाँ शब्द का ध्यान रखा, कौन से शब्द नहीं बनाया गया। इनके इन जो शब्द को सुनिए, जो शब्द के अक्षरों का, इनमें जो शब्द है ये शिपमेंट। ओके, तो इनमें अक्षर है, जो भी इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है चारों में से, ये बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, तो हमें यह समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत माइंड यूज करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ देखो शिपमेंट। ओके, तो हमें पता है SENT बन गया, ये तो बना है। ओके, SPENT ये भी बना है। ओके, और यहाँ देखो STENT लास्ट में जो एक टी, यहाँ 2 टी आए क्या, यहाँ कितने टी हैं 2, जबकि यहाँ कितने टी हैं 1 टी है। तो 1 टी एक्स्ट्रा कहाँ से लिया गया, इसके अंदर से तो लिया नहीं गया क्योंकि इसके अंदर तो एक ही टी है, एक ही अक्षर का टी है। तो 1 टी जो लाया गया इसमें है वो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर एक ही टी है जबकि इसके शब्द के अंदर 2 टी हैं। तो ये है वो इसके अक्षरों का प्रयोग, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। ओके, तो बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा अगर इस शब्दों को देख लेते हो ध्यानपूर्वक तो अपने आप को दिखने लगेगा कि कौन सा अक्षर है वो इसके अंदर नहीं है जबकि इन शब्दों के अंदर है। ओके, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये आप लेसन आपको समझ में आ रहा होगा। आप BSTC के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम होने वाला। और सारे ये देखो रीजनिंग तो कंपलसरी होती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, चाहे सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ये किसके लिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। BSTC के लिए तो अभी एग्जाम आने वाले हैं तो आप उनकी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो वाई की दिशा वाई की किस दिशा में पी होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आप आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। कैसे ऐसे होता है, कई बार होता है बच्चों के साथ कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते ही नहीं हो, फिर आप हल करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हो। आपको कैसे हल करना, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कैसे हल करना, बहुत मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से हल करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, लाइफ में कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार। सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से हल करोगे कि सबसे पहले देखो यहाँ से शुरुआत से हल करना है, शुरुआत से आपको हल करते जाना है, लास्ट तक अपने आप हल हो जाएगा। ओके, देखो वाई एक्स के पूर्व में, सबसे पहले वाई लिख दिया। ओके, वाई है वो किसके पूर्व में है, एक्स के, तो एक्स के पूर्व में कौन है, वाई है। ओके, जो जेड के उत्तर में, जो जेड के उत्तर में कौन है, एक्स, एक्स के पूर्व में कौन है, वाई है। तो वाई देखो वाई है वो जेड एक्स के पूर्व में, वाई है वो एक्स के पूर्व में, जो जेड के उत्तर में, जो का मतलब एक्स है वो जेड के उत्तर में, क्या है, एक्स है वो जेड जेड के उत्तर में। यहाँ मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ में नहीं। देखो वाई है वो एक्स के पूर्व में, ये वाई है मान लो। ओके, ये वाई है वो एक्स के पूर्व में, इसका मतलब इधर साइड है। जो जेड के उत्तर, जो जेड के उत्तर में कौन है, जो मतलब एक्स, कौन, एक्स, तो एक्स है वो जेड के उत्तर में, लिख दिया, जेड के उत्तर में। यदि पी जेड के दक्षिण में, यदि पी जेड के दक्षिण में, पी है वो जेड के दक्षिण में है। ओके, तो वाई की किस दिशा में पी होगा, ये वाई है, वाई की किस दिशा में पी होगा, तो वाई की किस दिशा में पी होगा, इस साइड। ओके, अब अब सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है, यहाँ सबसे पहले ये समझना है। देखो अब ये इसको, ओके, अब देखो वाई है, वाई, ये वाई, वाई की दिशा देखो, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। ओके, दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर, और ये पश्चिम। ओके, अब देखो पी इस साइड है, पी इस साइड है। ओके, तो पी इस साइड है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, और ये है पश्चिम। तो पी दोनों के बीच में है, वाई की किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण, सॉरी, किसके, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, किससे, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं, और आप अगर ध्यानपूर्वक नहीं करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो बस ये आपका उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, पी है वो वाई के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। वाई की किस दिशा में पी होगा, वो दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ही सही होगा। अगर आप पहले प्रश्न को पूरा पढ़ते और फिर आप 20 में से कोई कर दे तो ये गलत होगा। शुरुआत से करना, क्या करना है, शुरुआत से, यहाँ से शुरू करते 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 लास्ट में अपने आप हल निकल जाएगा। आप अगर आप हल करते जाओगे तो लास्ट में, ओके, बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार रहा हो तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। 25 फरवरी, 25 फरवरी 2008 को कौन सा वार है, संडे। ओके, तो 2 मार्च 2018, 2 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 25 फरवरी, ये 2008 क्या है, 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है गाइज, लीप वर्ष है, क्योंकि ये है महीना है फरवरी का, वो 29 दिनों का है। अब आप ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 29 दिनों का। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ष में अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। इसमें पूरा का पूरा भाग जाता है 4 का, देखो कितनी बार जाता है, 502 बार। ओके, तो पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब ये है कि ये 29 दिनों का महीना है, 29 दिनों का मतलब महीना है फरवरी का। ओके, ये समझ में आ गया कि ये 29 दिनों का। अभी फरवरी है, 25 फरवरी है, तो पीछे कितने रहते हैं, 29 में से अगर 25 घटाओगे तो पीछे रहते हैं आपके 4। ओके, तो 4 ये हो जाएगा प्लस, और मार्च के कितने तारीख दी है, 2 तारीख को, 2 इसका प्लस कर दो, कितने हुए, 6 दिन। 6 दिन एक प्लस करने पड़ेंगे हमें, 6 दिन प्लस करने पड़ेंगे, किस में, सोमवार में। अगर हमें सोमवार को है मंडे, ओके, ये कौन सा है, MONDE है, वाई, मंडे। मंडे में अगर प्लस से करोगे तो कौन सा वार आएगा, कौन सा वार आएगा, तो देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कौन सा वार आएगा, बिल्कुल सही होगा कि रविवार आएगा। ऑप्शन जो यहाँ, सॉरी गाइस, बी था, यहाँ सी था। ओके, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब तो समझ में आया होगा शायद, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत, देखो समझना है इसको, भी रटना नहीं है रीजनिंग को। ओके, देखो 25 फरवरी पीछे कितने रहते हैं, ये 29, हमें ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष है,
या साधारण वर्ष है। तो ये लीप वर्ष है क्योंकि इसमें स्यार का भाग पूरा जाता है। तो 25 से फरवरी 29 दिन होगा तो पीछे स्यार रहते हैं स्यार, और मार्च का कितना दिया, अगले महीने का जो जितनी भी तारीख दी है वो प्लस करनी है। चाहे यहाँ 5 दी होती तो 5 प्लस करते, या 6 दी होती 6 करते, या 30 दी होती 30 करते। ओके, तो यहाँ 2 तारीख थी, 2 कर दिया प्लस। अब 2 प्लस कर दिया तो यहाँ हो गया 6। ओके, अब 6 प्लस दिन किया। अब ये अगर यहाँ अगर 10 तारीख दी होती तो क्या करते, तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ प्लस 10 हो गए। ओके, तो इसमें 7 का भाग देते, क्योंकि 6 आया तो 6 में तो 7 का भाग जाता नहीं, इसलिए हमने दिया नहीं। ओके, तो हमें इसमें 7 का भाग देने पर 14 आ जाएगा, 14, और फिर 7 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा। तो शेषफल क्या रहेगा, 0। तो 0 शेषफल रहता है। इसका मतलब कि जो वार था 25 फरवरी को, 10 मार्च को, वही वार होगा, सोमवार। ओके, तो बस यही आप इस तरीके से आपको हल करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारे पढ़ाने का तरीका। देखो ये आपके प्रश्न संख्या 5 है। ओके, कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी। अगर गाइज ये पूछ रहा है क्या कि 5 बजे और 6, 5 और 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे की और मिनट की सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी, दोनों सुइयां। तो ये आपको पता करना। अब कैसे पता करोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, यहाँ एक बहुत शानदार ट्रिक है गाइज। ओके, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। अगर दिशा पूछे, ठीक है, दोनों सुइयां किस दिशा में किस सीध में कितने बजे एक ही सीध में होगी, मतलब दिशा पूछे या सीध में होगी, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 60/11 इंटू समय। क्या, 60/11 इंटू समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ ये लागू होगा। ओके, तो यहाँ आप लिख देते 60/11 इंटू समय। ओके, लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य मतलब दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीधी में होगी। तो 60/11 इंटू समय कितना हमारे पास, 5 से 6। अब यहाँ समस्या आएगी कि 5 से 6 बजे, तो इसका मतलब फिक्स समय नहीं दिया, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि 5 से 6 बजे मतलब 5 बज के कुछ मिनट ऊपर हो रही है। ओके, पूरे 6 नहीं बजे, इसका मतलब 6 को तो मैं नहीं गिनना क्योंकि 6 बजे ही नहीं है, तो 5 बज रहे हैं और ऊपर मिनट हो रही है। ओके, तो यहाँ समय कितना हो जाएगा, 5 बजेगा, घंटे का समय हो जाएगा। ओके, तो ये अब आगे क्या प्रोसेस है, आगे प्रोसेस होती है कि 60 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 300 हो जाएगा, 300/11 क्या हो जाएगा, 300/11 हो जाएगा। ओके, और आगे आप देखो 300 में अगर 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार। कितनी बार जाएगा, 27 बार, 27। और पीछे शेषफल कितने रहते हैं, 3, तो 3 ऊपर लिख देते हैं, नीचे 11 हो जाएगा, यानी 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 आएगा। अब अगर आप करोगे 11 का भाग 300 में देने पर 27 बार जाएगा, पीछे रहता है शेषफल। तो हमें पता है कि अगर मिश्र भिन्न में बदलना हो तो हम ऐसे करते हैं कि 27 से ही 3/11 हो जाएगा। और बज कितने रहे, 5 बजे। ओके, 5 बज रहे हैं क्योंकि अभी तक पूरे देखो 5 और 6 के बीच में मतलब 5 बज रहे हैं, 6 अभी बजे नहीं है, 5 बज के मिनट ऊपर हो रही है। तो यहाँ 5 बज के, ओके, 5:27 3/11, 5 बजे और कितनी मिनट हो रही है, 27 मिनट, और ऊपर कितनी सेकंड हो रही है, 3/11 कुछ ऊपर सेकंड हो रही है। इतने बजे दोनों सुइयां हैं वो एक ही सीध में होगी, एक ही सीध में होगी। तो ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, ऑप्शन 5:27, 5:27 और 3/11। ओके, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस ऐसे ही करना, इसका फॉर्मूला याद रखना। अगर दिशा और सीध में पूछा जाए तो फॉर्मूला है 60/11 इंटू समय। बहुत आसान है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। उम्मीद करूंगा कि ये लेसन आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप चैनल से जुड़कर लगातार तैयारी करते हैं तो आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।